नमस्कार, मैं हूं जयश्री। स्वागत है आपका सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, वैसे ही हमारे जीवन में बीमारियों का अंबार लग गया है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है, जिंदगी जीने का तरीका बदला है, वैसे वैसे ही खासतौर से हड्डियों में समस्याएं होना शुरू हो गई हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान डॉक्टर दीपक सैनी जी, जो जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। दीपक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आमतौर पर कैसी बीमारियां आपको देखने को आजकल आमतौर पर मिलती हैं? जी, देखिए, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में मेरा एक्सपर्टाइज है। ये समस्याएं पहले भी होती थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान मॉडर्न होता जा रहा है और हमारी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ती जा रही हैं, तो हमारा औसत आयु जो है इंडिया का काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आपसे मैं बताऊं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब एक एवरेज आयु 47-45 होती थी। लोग उससे पहले मर जाते थे बहुत सारी बीमारियों से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ की डॉक्टर्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, जैसे अब 21वीं सदी में हैं, हम एक बहुत ही मॉडर्न इंडिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इंसान का जो एवरेज एज है वो 70 या प्लस पहुँच गया है इंडिया के अंदर। अब जो जो एज बढ़ता जाता है और हमारी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया कि काफ़ी चेंज होता जा रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मेरे फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का जो प्रॉब्लम है, ये इसका जो इंसिडेंस और प्रिवेलेंसेस हैं वो लास्ट 20 सालों में काफ़ी बढ़े हैं। ये क्यों बढ़े हैं वो भी हम लोगों को जानना चाहिए, पब्लिक को जानना चाहिए कि उनका इलाज क्या है, वो बढ़ते क्यों हैं और वो अगर उनको कैसे रोक सकते हैं, उनके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बातें करेंगे। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है घुटनों का घिसना, घुटनों में दर्द होना। और इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा पेशेंट है पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के देशों से तुलना, चाइना से भी अगर तुलना करेंगे तो वी आर डबल टू देम इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका जो सबसे मुख्य कारण है हमारा जेनेटिक्स। इंडियन जेनेटिक्स में ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होती हैं। नॉन मॉडिफाइबल में जैसे एज वी कांट चेंज। जो इंसान बढ़ेगा, बूढ़ा होगा, नहीं घिसेंगे, मुझे भी होगा, सबको होगा। फीमेल्स, बीइंग ए फीमेल, लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का इंसिडेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये तो हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो आपके माध्यम से मैं पूरी पब्लिक को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि नी का जो घिसना है, नी की जो दर्द है, नी का जो टेढ़ापन जो आता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, बुजुर्ग लोग घसीटते रहते हैं, उसका सबसे मुख्य कारण है वो मोटापा। हमारे देश के अंदर जो BMI है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो एक हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। हमारे यहाँ खान पान की वजह से वो ज़्यादा होता जा रहा है, वो सबसे मुख्य कारण है। सेकंड है हमारी लाइफस्टाइल। हमें प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ पहनना चाहिए। जैसे मैं आपके स्टूडियो में स्पोर्ट्स शूज़ पहन के हूँ, आपने भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं। ये बहुत कम लोगों में अवेयरनेस है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझते हैं, बट बहुत सारे जो अनएजुकेटेड हैं या जिनको लैक ऑफ नॉलेज है, वो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके नी में स्ट्रेसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और नी घिसता है। और हमारे जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, सीढ़ियों का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और स्पेशली हमारी माताएं बहनें हैं, वो सारा दिन रसोई में लगी रहती हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिना रुके। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसकी वजह से घुटनों की समस्याएं आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। आपको मैं एक बहुत अच्छा डाटा बताता हूँ हमारे शेल्बी हॉस्पिटल का। 2011 में जब मैं रिप्लेसमेंट करने, हम लोग जब रिप्लेसमेंट में फुल स्विंग में आ गए थे, तो इंडियन वीमेंस का जो एवरेज एज था वो था 63 ईयर्स। सामान्य तरह से औसत इतने एज में लोग, महिलाएं जो रिप्लेसमेंट करवाने आती थी, आपको जान के ताजुब होगा 2022 आते आते ये जो एवरेज एज है वो 54 साल आ गई है। 54 साल की महिलाएं हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एवरेज एज की बात कर रहा हूँ। 30 साल की भी आ रही हैं, 35 की भी आ रही हैं, 40-45 भी आ रही हैं, बट एवरेज अगर निकालेंगे तो इज अराउंड 54 अराउंड। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काज है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। वो सुबह 7 बजे किचन में घुसती हैं, रात को 9 बजे से पहले किचन में लगी रहती हैं। खान पीन का अवेयरनेस है नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स लोग ले नहीं पा रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है।
विटामिन डी डेफिशिएंसी इतना कॉमन फैक्टर हो गया आजकल, 80-90% वीमेंस को विटामिन डी की कमी है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सब बीमारियां होती जा रही हैं। जी, हड्डियों की जो समस्याएं हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं आम हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जोड़ों का, हड्डियों तो एक स्ट्रक्चर है, इसमें जोड़ सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द है। और हड्डियों का दर्द का जो कारण है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। पोरोसिस का मतलब है हड्डियों में छेद हो जाते हैं, एक तरह से वीक हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये कम सामान्य चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जो खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, जो नियमित जैसे एक इंसान को 4 से 5 किलोमीटर घूमना चाहिए वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी होता है। जी, जैसा आपने बताया कि पहले ज़्यादा उम्र के लोगों में ये हड्डियों की आर्थराइटिस की समस्या होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे उम्र में जो कम उम्र वाले हैं उनको भी ये समस्या होने लगी है। इसका कारण क्या है? खासतौर से जो 30 की उम्र है उनको भी अभी घुटनों की समस्याएं होने लगी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अलार्मिंग साइन है कि इंडिया में अभी बहुत सारे यंग लोगों में ये बीमारी होने लगी है। उसका एक तो होता है एक इन्फ्लामेटरी आर्थोपैथी बोलते हैं, जिसको गठिया रोग बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। उसमें तो किसी का बस नहीं चलता कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनती है, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आर्थराइटिस हो रहा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कल्प्रिट बोलता हूँ वो है एक हाइब्रिड लाइफस्टाइल। पहले आज से 20 साल पहले जो हमारा कल्चर था, हमारे पेरेंट्स जो थे वो एक देसी कल्चर में जीते थे। अभी की जो जनरेशन है वो पूरा वेस्टर्न पे आ गई है ऑलमोस्ट। पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, फूड में भी अभी मैं आया तो मुझे भी पिज़्ज़ा बर्गर ही ऑफ़र किया गया। सो ये एक हाइब्रिड कल्चर है, जो पेरेंट्स तो आपको वो खिलाना चाहते हैं, आप पूरा फास्ट फूड पे जाना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है, सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल पे रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटी स्पेशली हमारे किड्स में तो बहुत ही कम होती जा रही है। दीज आर वेरी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको हर दिन एक आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। आपको खान पान बिल्कुल, जैसे मोदी साहब ने भी बोला है कि मोटे अनाज पे आ जाइए। क्यों बोला है? बिकॉज इस देश में एक बहुत बड़ा बर्डन आ चुका है बहुत बीमारियों का। ये देश जिस स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो वापस समय पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपने नाम सुना होगा डायबिटीज़ की हम कैपिटल बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन हो गई हैं, जो हर तीसरे आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए आप, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑर्थोपेडिक्स में हर दूसरे तीसरे आदमी को नी का पेन स्टार्ट हो गया है। ये हमारी उन्नति को रोक रहे हैं। इसलिए वो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या बोला कि बाजरा को श्री बाजरा बोला है, मोटा अनाज खाइए। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हेल्दी रहना है, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखना, आपकी बॉडी को हेल्दी रखना, तो ही तो हम सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे। जी दीपक जी, ये भी कहा जाता है कि महिलाओं की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, ऐसे में उन्हें घुटनों की समस्या होती है, कमर में दर्द होता है उनके, तो ऐसे में क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और इसका कारण भी जानना चाहेंगे, आखिर कारण क्या है महिलाओं को? देखिए, मैंने आपको एक बताया थोड़ी देर पहले कि अभी एक सर्वे था इंडिया मेडिकल में कि 85% वीमेंस आर डेफिशिएंट विद विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। एंड इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद सनलाइट। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? हिंदुस्तान में। और सबसे कम विटामिन डी किसी वुमेन में बन रही है, वो भी इंडिया में बन रही है। वो ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं कि हमें कितनी बजे धूप में जाना चाहिए। तो मैंने बोला ना, हमारी जो माताएं बहनें की हड्डियाँ वीक होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? वो है कि वो लोग अपनी दिनचर्या को मॉडिफाई नहीं कर पा रही हैं। मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत अवेयरनेस टॉक्स देता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, इंडियन वीमेन स्पेशली मेरी माताएं बहनों सबको बोलता हूँ कि आप अपने लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालिए। आप सुबह 7 बजे किचन में नहीं जाके सुबह का जो भी काम आपको ख़त्म करना, आपको 8 बजे के बाद आपको एक अच्छा सा हेल्दी वॉक लेना चाहिए। 3-4 किलोमीटर आप वॉक करेंगे। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का धूप जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर जब गिरता है तो ही विटामिन डी बनता है। मैडम, आपने देखा होगा लोग सुबह 7 बजे जाके धूप में बैठ जाते हैं, फिर भी विटामिन डी की कमी होती है। वो काम का ही नहीं है। जो उसकी वेवलेंथ्स आती हैं, वो जो स्किन पेनिट्रेशन होता है वो कम होता है उसमें। तो 9 बजे से लेकर जब जो विंटर्स आती हैं, मैं सब नॉर्थ में सबको बोलता हूँ कि जब विंटर्स आती हैं तब आप 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करके जितना कर सकते हैं धूप में बैठना स्टार्ट कीजिए। आपके विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी बनता है तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बोन्स में
मेंटेन होना स्टार्ट करता है, बोन स्ट्रांग होना स्टार्ट करती है। बोन स्ट्रांग होंगी तो आपके जॉइंट्स बचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये कॉज ये है। सेकंड, जितने भी अभी फीमेल्स हैं, अभी मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है और इस पे बात भी करनी चाहिए कि हेल्थ अवेयरनेस हो गया, मोटा नहीं होना है। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वो डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट सारे काट देते हैं, दूध नहीं पीना, दूध पीने से आदमी मोटा होता है, खाते कुछ नहीं, सारा दिन उपवास रखते हैं। इनसे अल्टीमेटली बोन्स खराब होती हैं। ये नहीं करना चाहिए। आपको एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, पूरा दिन खाना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ खाना, प्रोटीन जैसे आप नट्स आते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स आ गए, कभी जैसे दालें आती हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होता है। मिल्क का प्रोडक्ट आप लीजिए, कर्ड लीजिए, दिन में छाछ पीजिए। अपने जो राजस्थानी लोग हैं, जो राबड़ी बनती है जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी हेल्दी फॉर बोन्स, आप लीजिए ना इसको। रोटी मत खाइए, गेहूँ मत खाइए, मैं खुद मना करता हूँ, बट कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। रिफाइंड चीज़ें हैं, 3 रिफाइंड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर जिसको बोलते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको मैदा बोलते हैं, एंड रिफाइंड ऑयल। इन 3 चीज़ों को अगर आपने कट कर दिया, आपकी बॉडी स्वस्थ होगी। जैसा अभी डाइट की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में एक भ्रांति ये भी है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें पूरे तरीके से जो पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाते। तो वेजिटेरियंस कैसे अपनी डाइट का ध्यान रखें? देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जैसे बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं जो वेज में भी बहुत सेलेक्टिव होते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं, 80-80, 90-90 साल तक अच्छी लाइफ जीते हैं। वेजिटेरियन लोगों में, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रोटीन का सोर्स अंडा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सोयाबीन ऐसी है जिसमें 40% प्रोटीन होता है। दालें हैं, सारी दालें हैं, उसमें 20% प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन आप रेगुलर खाइए। हरी सब्जियां होती हैं, उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं और प्रोटीन्स बहुत, विटामिन्स बहुत सारे मिलते हैं। सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल का अगर आप प्रॉपरली उपयोग करना स्टार्ट कर दें, और जो आपके सराउंडिंग में चीज़ें अवेलेबल हैं, नेचर ने दी हैं, जैसे दूध दिया है, आप दूध सुबह शाम लीजिए। दिन में दही या छाछ का सेवन प्रॉपर कीजिए। मोटे अनाज का खाना खाना स्टार्ट कीजिए। गेहूं पे बहुत बड़ा डिस्कशन है, मैं कभी आपके स्टूडियो में आके बात करूंगा कि गेहूं के ऊपर अभी बहुत सारा डिबेट छिड़ा हुआ पूरे वर्ल्ड में। गेहूं इंडिया का फूड ही नहीं है और पूरी दुनिया, पूरे इंडिया गेहूं पे ही पीछे पड़ा हुआ है। गेहूं नहीं खाना चाहिए, मोटे अनाज खाने चाहिए। तो ये चीज़ें खाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें आप हेल्दी रहेंगे। नो नीड टू टेक नॉन वेजिटेरियन फूड। दीपक जी, एक भ्रांति ये भी है कि घुटनों का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लोगों के बीच में बहुत सारे व्यूज़ आते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, इस ऑपरेशन के बाद इंसान बैठ नहीं सकता, ये ऑपरेशन 5 साल बाद फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है। अभी लैंसेट डाटा का मैं आपको डाटा शेयर करूं, 93% सर्वाइवल है 21 साल का। आप समझ रहे हैं? अगर 100 लोगों का अगर ऑपरेशन करते हैं तो 21 साल तक 93 लोग ऐसे हैं जो स्टिल दौड़ते हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो किसी की एज ज़्यादा हो गई है, और नेचुरल डेथ हो गई है या किसी एक्सीडेंट हो गया, उसमें फेल हुए हैं। तो दिस सर्जरी इज़ 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड इट विल रन फॉर 20 ईयर्स। और अभी बहुत लोग कहते हैं कि नी बेंड होते हैं, इंसान बैठ नहीं सकता। ये ऐसा ऑपरेशन हो गया है अभी जिस टेक्निक से जैसे मैं कर रहा हूँ, इसमें आप पालथी लगा के बैठ सकते हैं। इस पर आप 1.5 महीने बाद गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आप 50 सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप माउंटेनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और अभी ये ऑपरेशन पहले, आज से 10-15 साल पहले 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे लगते थे। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ये ऑपरेशन ख़त्म करने में सिर्फ मात्र 15 मिनट लगती है। तो वो एक्सपर्टीज से ही आता है। इतना वॉल्यूम मैंने कर चुका हूँ, 20,000 ज़्यादा सर्जरी कर चुका हूँ, उसकी वजह से ही है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं कि टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, मेरी मसल्स जो मैं काटता हूँ बहुत मिनिमल कट से काटता हूँ, और पेशेंट, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑपरेशन जब मेरा ख़त्म हो जाता है, पेशेंट बाहर आता है, उसके 3 या 4 घंटे बाद जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है, मरीज़ खड़ा होकर चल देता है। 30 दिन मेरे पेशेंट सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, खुद से टॉयलेट जाने लगते हैं, खुद से अपनी रूटीन एक्टिविटी करने लगते हैं। 15 दिन के बाद जितनी भी जैसे फीमेल्स आती हैं अपना घर का काम करने लग जाती हैं। इसी से और क्या सक्सेस चाहिए आपको? दिस इज़ मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन। ऑर्थोपेडिक में मैं तो ये वर्ड यूज़ करता हूँ आज, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स नाउअडेज। यानी कि एक भ्रांति ही है। बिल्कुल भ्रांति है, लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर आप डिसेबल्ड हैं, लोगों को ये भी देखिए, अब जैसे हमने सर्जरी की बात की कि सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है, नो डाउट।
हमें ये भी बात करनी चाहिए कि अगर आप सर्जरी नहीं करा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हजार्ड्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमने अभी हेल्थ की बात की थोड़ी देर पहले कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपने ऑपरेशन नहीं कराया और आप डिसेबल्ड हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बात किया कि किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी एज ग्रुप के, उसको 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन एक अच्छी वॉक एक अच्छी स्पीड से लेनी चाहिए। जो आदमी इतना चलता है उसको कभी हार्ट की बीमारियां नहीं लगती हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल हमेशा कम रहता है, कंट्रोल रहता है, उसका डायबिटीज़ अगर है तो कंट्रोल में रहेगी, नहीं है तो नहीं होगी। हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो कंट्रोल रहती है। एंड स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो इंसान इतना किलोमीटर प्रतिदिन चलता है उसको 40% हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है और 40% ही स्ट्रोक, लकवा का नाम सुना आपने, जो एज रिलेटेड होता है, उसकी इंसिडेंसेस कम होती हैं। तो नी की वजह से अगर आप घर में बैठे हैं कोई भी इंडिविजुअल्स, तो ये सब रिस्क के ऊपर बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपने नी रिप्लेसमेंट कर दिया, अगर एक इंडिविजुअल 5 किलोमीटर चल रहा है, घूम रहा है, स्पीड से चल रहा है, रोज़ मंदिर जा रहा है, अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो वो ज़्यादा जिएगा मैडम। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ, अगर एक इंसान अगर 60 साल का डिसेबल्ड है, अगर उसने नी रिप्लेसमेंट और नी की वजह से बैठा है घर में, वो 10 साल के अंदर मर जाएगा। अगर उसने रिप्लेसमेंट करवा लिया और वो अच्छी लाइफ जीने लगा, वो 10 साल ज़्यादा जिएगा मैडम, बिकॉज कि अपनी बॉडी को वापस उसी रूटीन में ले आएगा जो पहले था। वो 40 साल का था, जब वो 30 साल का था वैसा हो जाएगा। तो इतनी अच्छी इसकी रिकवरी आती है सर्जरी का। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू पब्लिक कि ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन के बाद आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा कि वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे किसी को अभी कुछ दिनों से घुटनों का दर्द होना शुरू हुआ हो और वो लगातार फिर भी वॉक करे, तो उससे थोड़ा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसके बात कर रहे हैं हम, घुटना घिसना है, इसके सबसे आरंभिक लक्षण होता है दर्द और स्टिफनेस, और कभी कभार एक क्रैकलिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाती है, नी के अंदर एक आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ये इसके बहुत ही आरंभिक लक्षण है। आरंभिक लक्षणों में थोड़ी ऑपरेशन करते हैं, नहीं करना चाहिए। इसकी स्टेजिंग होती है मेडिकल साइंस में, इसकी 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 जिसमें आरंभिक लक्षण आते हैं, स्टेज 2 थोड़ा और एडवांस जाता है जिसमें थोड़ा सा एक्सरे में हल्के फुल्के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेज 3 जिसमें पूरा जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, और स्टेज 4 जिसमें पाँव टेढ़े हो जाते हैं। तो स्टेज 3 एंड 4 में ही ऑपरेशन रिकमेंडेड होता है। पहली और दूसरी अवस्था के अंदर पेशेंट को दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे घुटने आपके लंबे चलें, वो प्रॉपर एजुकेशन उसको देनी चाहिए। वो आपको डॉक्टर के पास ही मिलेगा जाके। वॉक के बारे में बहुत सारे डॉक्टर, पुराने डॉक्टर्स को आप जाके पूछेंगे कि वॉक जाते ही वो नी में दर्द हुआ सर आप रेस्ट कीजिए, अब रेस्ट करते ही एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? विशियस साइकिल का मतलब होता है उल्टा चक्कर स्टार्ट हो जाता है। वो दर्द होगा, दर्द होकर वो रेस्ट करेगा, वो लंबा रेस्ट करता जाएगा, उसका वजन बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा डिप्रेशन भी आता है, जो आदमी घर में बाउंड हो जाता है, नी पे और स्ट्रेस आएगा, रोज़ एक चक्कर में फंसता चला जाएगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके नी में पेन है, बट वॉक कभी बंद मत कीजिए। अब हल्का फुल्का पेन किलर लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज लीजिए, बर्फ़ के सेक करिए, जो करना करिए, बट वॉक बंद मत कीजिए। वॉक ही आपको बचाएगी आपके घुटने को, और वॉक से कभी घुटने ख़राब नहीं होते। एक मिसकंसेप्शन हो रहा है सोसाइटी में कि चलने से घुटना घिसता है, नहीं, चलने से कभी घुटने नहीं घिसते। ईश्वर ने इस तरह से डिज़ाइन किया ह्यूमन बॉडी को, आप 4-5 किलोमीटर की नियमित वॉक करेंगे, आप घुटने हेल्दी रहेंगे। एक समस्या ये भी है रीढ़ की हड्डी की समस्या, इसके लक्षण क्या हैं? रीढ़ की हड्डी वैसे मेरा कोर जो प्रोफेशन है वो नी एंड हिप सर्जरी पे ही है, बट स्पाइन में जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आपसे डिस्कस करूं कि बैक एक बहुत कॉमन होता है, और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट देके जाता हूं कि जनरल प्रैक्टिस में सब चीज़ें आती हैं। जैसे आपके यहाँ जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, जिसमें इनमें 50% लोग, 50 क्या, इसमें मैक्सिमम 80% लोग हैं, इनका पोस्चर ही सही नहीं है। आप सही बैठे हो बिकॉज आप स्ट्रेट बैठे हो, मैं थोड़ा सा सही बैठा हूँ कि मैं स्ट्रेट बैठा हूँ। तो बैकएक का जो कमर की दर्द का मुख्य कारण जो है वो है आपका पोस्चर। एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी पूरे दुनिया में गूंज रही है वो मोबाइल, हम लोग बैठ के मोबाइल कैसे देखते हैं, दैट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नेक पेन एंड लो बैकएक। सो आप अगर अपने पोस्चर को अगर करेक्ट कर दिया तो आपको बैकएक से वैसे छुटकारा मिल जाएगा, है ना। सो
ये जैसा आपने बताया शूज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो ऐसे में जो कमर के नीचे हिस्से में जो कपड़े पहनते हैं उसकी भी कितनी इम्पोर्टेंस होती है, और जो फ्लैट फिट है उसको लेकर भी कुछ आप बताना चाहें तो? जी, देखिए कपड़ों से तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता नहीं है, जैसे आपकी चॉइस होती है, जैसे कंफर्टेबिलिटी होती है जैसे पहनिए, बट फुटवेयर का ज़्यादा टाइट जीन्स नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस हार्डली एनी इफेक्ट्स ऑन नीज एंड बैक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फुटवेयर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे लोग फ्लैट फिट हैं, हमारे जो नी के अंदर एक आर्क होती है, हमें पंजे की एक आर्च होती है, हमारा पूरा पंजा नहीं टिकता है नॉर्मल इंसान का, बीच में खाली जगह होती है, उसको आर्क बोलते हैं। ये एक शॉकर होता है, जैसे गाड़ी में शॉकर देखे ना आपने, ये शॉक ऑब्जर्वर होता है। जब हम चलते हैं तो वो स्प्रिंग की जैसे काम करता है, तो झटके आपके घुटनों में, कमर में, मस्तिष्क तक नहीं आते हैं, तो आप एक नॉर्मल इंसान की जैसे चलते हो। फ्लैट फिट वाले लोगों में वो शॉकर नहीं होते। आप ये मानिए बिना शॉकरी का आप गाड़ी चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे, आपकी पूरी गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ह्यूमन में बैक स्टार्ट हो जाता है, नी ख़राब हो जाते हैं, एंकल जॉइंट, सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो ऐसे लोगों को एक प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं, जिसको हाई आर्क शूज़ बोलते हैं, और हर तरह की कंपनी आजकल बनाती है, ब्रांडेड कंपनियों में आप जाइए, उनके बोलिए कि मुझे हाई आर्क शूज़ चाहिए जिनमें आर्च होती है, वो पहनिएगा तो आपको वो नेचुरल जो शॉकर नी है वो आपके जूते प्रोवाइड करेंगे, तो आपके नी अच्छे रहेंगे, आपका बैक अच्छा रहेगा, जॉइंट अच्छा एक आम समस्या ये भी है कि जब हम चलते हैं तो कई बार पाँव में कट जैसी भी आवाज़ आती है, वो क्या? देखिए 70% लोगों में ये आवाज़ एक सामान्य आवाज़ होती है, क्रैकलिंग साउंड बोलते हैं। अगर आपको दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, और आप नॉर्मल बैठने उठने में चटकते हैं नहीं, ये नॉर्मल चीज़ होती है, इसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यंग लड़के आते हैं, सर मेरी नींद में आवाज़ आने लगी, सामान्य है, डोंट वरी, छोड़ दीजिए इसको, फॉरगेट इट। जी, और ये वॉक की इंपॉर्टेंस आपने बताई, इसके अलावा और एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? देखिए ओवरऑल एक्सरसाइज, मैंने कहा ना कि एक स्पोर्ट्स तो हर इंसान को अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। कुछ भी खेलिए, आपको बैडमिंटन खेलना है, या टेनिस खेलना है, आपको क्रिकेट खेलना है, या वॉकिंग करना है, या ट्रैकिंग करना है, जो भी करना है, एक स्पोर्ट्स अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आपकी पूरी मसल्स की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पर्टिकुलर जिम में जाओ, जिम में जाके एक्सरसाइज कीजिए, नहीं। अगर आप सिंपल बैडमिंटन खेल रहे हैं या फिर आप स्विमिंग कर रहे हैं, ये दो ऐसी एक्सरसाइज होती हैं तो आपकी पूरी मसल्स की ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है, उससे पहले कैसी समस्याएं लोगों को आमतौर पर देखने को मिलती हैं? हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आजकल आ रहा है, बिकॉज कोविड जब आया है, कोविड में लोगों को जो पॉजिटिव हुए थे उनको बहुत ही हैवी डोज स्टेरॉइड दिया गया, एक लाइफ सेविंग मेडिसिन थी दैट उस समय। स्टेरॉइड की वजह से अभी इतना ज़्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप होता जा रहा है, और वो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो रहा है हिप की। मैं आपको एक मेरा पर्सनल डाटा बताता हूँ कि जब मैं 20 नी रिप्लेसमेंट करता हूँ तो उसमें से 1 या 2 हिप रिप्लेसमेंट होता था पहले, अब वो जस्ट डबल हो गया है। मैं 20 नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, वहाँ 4 हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट आने लगे हैं, वो भी स्पेशली यंग, 30 साल से लेकर 40 साल के बीच के। तो ये लोग अभी बहुत ही पेन के साथ, डिसेबिलिटी के साथ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाइफस्टाइल के साथ आ रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण था स्टेरॉइड इंड्यूस एवास्कुलर नेक्रोसिस। ये कोविड में बहुत कॉमन हुआ है और बहुत सारी पब्लिक इससे ग्रसित है। तो इसमें जो आरंभिक अवस्थाएं आती हैं, इसमें भी स्टेजिंग होते हैं, इसमें 3 से 4 स्टेज होते हैं अलग अलग क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, MRI बेसिस के ऊपर। आरंभिक अवस्थाओं में एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप को सिर्फ दवाइयों से और हल्की फुल्की पेन किलर, एक्सरसाइज से ही हमें चलाना चाहिए, हिप रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। ये जब एडवांस स्टेज में, जब हेड, जो फीमर का एक हेड होता है जिसके अंदर ये एवास्कुलर नेक्रोसिस का मतलब उसकी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है और वो सूखने लगता है और सूखी लकड़ी की जैसे चटकने लग जाता है, फिर वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। वो जब अवस्था आती है, उस अवस्था में पेशेंट को लिम्प आना स्टार्ट हो जाता है, लंगड़ापन आना स्टार्ट होता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, चाल बिगड़ जाती है। उस अवस्था में जाके टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए। जी, और जो युवा हैं खासतौर से और महिलाएं हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो, युवाओं को ये बोलेंगे कि जितना स्क्रीन टाइम है, जो गेम्स आप लैपटॉप और मोबाइल पे खेलते हैं, वो अवॉइड करके आप आउटडोर गेम में जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि एक हाइब्रिड लाइफस्टाइल से आप निकलिए। जो हमारी एक्चुअल लाइफस्टाइल थी, हमारे बुजुर्गों की लाइफस्टाइल थी, उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कीजिए। और
कुछ भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे लो बैक स्टार्ट होता है, लो बैक एक स्टार्ट होता है, नी पेन स्टार्ट होता है, या फिर कुछ भी आपको अबनॉर्मल लग रहा है, कंसल्ट टू योर डॉक्टर्स, उसको प्रॉपर राय लीजिए। सही समय पे सही इलाज लेना भी एक बहुत बड़ी समझदारी वाली काम होती है। आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। और जैसे अभी आर्थराइटिस की बात की जा रही थी, घुटनों के दर्द की, तो ऐसे में क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि डॉक्टर तक जाना ना पड़े, कुछ ऐसे स्टेप्स हो जो मतलब घरेलू उपचार ही हो जाए एक तरह से? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपका वेट जो है। जैसे हर इंसान को मोबाइल ऐप में सब मिल जाता है, BMI आप कैलकुलेट कर लीजिए अपनी, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अगर आपने अपने वेट पे कंट्रोल कर लिया, आप 50% ज़्यादा जंग तो यहीं जीत ली, नी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, कुछ लाइफस्टाइल ऐसी होती है जैसे स्क्वाट करना है, इंडियन टॉयलेट यूज करना है, ज़मीन पे बैठना है, फुटवेयर की जैसे अपन ने बात की कि प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पेशली हमारी जो माताएं बहनें हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स जो हैं, किचन में आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। किचन में जैसे कंटिन्यूस एक पॉइंट पे नहीं खड़े रहें, उसमें नी में बहुत पॉइंट लोडिंग होता है, उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, कार्टिलेज टूटना स्टार्ट हो जाता है। आप किचन में जाइए, 20 मिनट तक आप खड़े होकर काम कीजिए, फिर एक किचन चेयर आजकल हर जगह मिलती हैं, उन किचन चेयर पे बैठिए, बैठ के अपना काम कीजिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चॉपिंग करना होता है, या आटा लगाना होता है, या और कुछ करना होता है, तो वो आप बैठ के कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेज अगर अपने लाइफ में ला दिए तो इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, डॉक्टर दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, लाइफस्टाइल तो बदल ही रही है, लेकिन हमें भी बदलने की ज़रूरत है और कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। तो समय समय पर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट रखें, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान ज़रूर दें। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।